हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी विद चैनल्स। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की हिंदी की जो बुक है उसके बारे में मैं इम्पोर्टेंट लाइन एंड टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं जितने भी बुक के चैप्टर वाइज पार्ट है उसको मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो मेरा वीडियो होगा वो पार्ट 5 से होगा। पार्ट 5 में जो आएंगे इम्पोर्टेंट हाईलाइट टॉपिक उसको मैं डिस्कस करूँगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे वो आपका एसएससी CHSL का एग्ज़ाम जो आने वाला है या फिर MP पटवारी की जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए, या ITBP हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में जीके का जो पोर्शन है होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको हमको छोड़ना नहीं है, उसको भी कवर करते चलना है और जितने भी लाइन है उसको एक बार देख लेना है ताकि एक बार में याद आ जाए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार ज़रूर वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए ताकि जितने भी हाईलाइट पॉइंट है उसको आप कवर कर जाएं, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन में यदि आए तो आप इजीली और कंफ्यूज ना होकर सही राइट आंसर को टिक करके चल आए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट और लाइन ऑफ हाईलाइट पॉइंट की तरफ। तो देखिए, हमने लास्ट जो लाइन ख़त्म किया था वहाँ देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। और इसकी हत्या इसका सेनापति ने की, पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और 185 ईसा पूर्व में मगध के शुंग की नींव डाली थी। और उसके बाद हम आते हैं ब्राह्मण साम्राज्य में। देखिए, पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली वो क्या था? ब्राह्मण समाज का था, ठीक है। देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित कर दी, ठीक है। शुंग वंश की नींव डालने के बाद इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो विदिशा में स्थापित कर दी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने ही पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ किया था? 2 बार, ठीक है। और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इनके लिए पतंजलि में अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था और इसकी हत्या जो हुई थी वो हुई थी 73 ईसा पूर्व वासुदेव ने कर दी थी। शिमुक 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी थी और सातवाहन वंश की स्थापना की थी उन्होंने। देखिए, सातवाहन शासकों में अपनी राजधानी प्रस्थान में स्थापित किया। प्रस्थान आंध्र प्रदेश का औरंगाबाद जिले में है। और सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाए थे। किसने? सतकर्णी ने। इसको आप जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड पॉइंट, तो उसको भी आप हाईलाइट करते जाइएगा। यदि आपके पास बुक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जितने भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए अपने भी बुक में, अगर बुक है तो। नहीं तो आपको ये वीडियो नहीं देख सकते हैं, अभी स्किप कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो जो है ये सारे इम्पोर्टेंट लाइन एंड फैक्ट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बुक लेकर ही बैठिए, अदरवाइज़ ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे स्टडी कर रहे हैं। लेकिन आप यदि मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप बुक को लेकर ही इसको पढ़िएगा, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में ठीक है, और सप्तशतक तथा गुणाढ्य ने बृह कथा नामक 2 पुस्तकें की रचना की, ठीक है। देखिए, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा
ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है वो आरंभ की थी सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। सातवाहन की भाषा जो थी वो प्राकृत एवं लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि थी। भाषा जो थी क्या थी, वो प्राकृत भाषा थी और लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। देखिए सातवाहन की महत्वपूर्ण जो स्थापत्य कृतियाँ है वो कार्ले का क्षेत्र और अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं का निर्माण, अमरावती कला का विकास है। ये सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासकों ने दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के यवन राज्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भारत पे आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमण का क्रम है, इसको आप याद कर जाइए। अभी वीडियो को पॉज करके अभी इसको याद कर जाइए, क्योंकि ये क्रम कभी कभी रीजनिंग में भी आ जाते हैं कि जो भारत पे विदेशी आक्रमण किए हैं उसका सही क्रम क्या होगा, या जीके में भी आ सकता है। ओके, तो आप इसको अभी वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आए थे हिंदू यूनानी, उसके बाद शक, फिर पल्लव, उसके बाद कुषाण। तो और देखिए भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया था बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था भारत पे सबसे पहले आक्रमण। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध एवं भारत के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए मिनांडर ने ही नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन, दोनों इनके नाम है, उससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। या आप बोल सकते हैं जो है नागसेन मिनांडर के गुरु थे। ठीक है, उनसे ही इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आगे बढ़ते देखिए भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी ने सोने के सिक्के जारी किए थे, और जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए हिंदू यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंदू यूनानी शासक भारत के पश्चिम सीमा प्रांत में यूनान के प्राचीन काल, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं, भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। और देखिए हिंदू यूनानी के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले थे शक शासक। ठीक है, देखिए यूनानियों के बाद शक आया। शकों की 5 शाखाएं थी जो भारत के अलग अलग राजधानी और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में फैले हुए थे। इनके 5 शाखाएं। ओके, उसके बाद देखिए शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। और चारागाह की खोज में भारत आए थे। ये चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने ठीक है शकों को बाहर खदेड़ दिया, इन्हें पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और देखिए शकों पे विजय के उपलक्ष्य 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत चला, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। उसी समय ये विक्रमादित्य एवं लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य। ठीक है, ये कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो सबसे अधिक विख्यात हुए विक्रमादित्य के नाम से। आगे बढ़ते हैं। देखिए शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। ये सबसे शकों में प्रतापी शासक था, जिसकी शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक चली। गुजरात के बड़े भाग पे था। इसे काठियावाड़ के अर्ध सुदर्शन झील का ठीक है जीर्णोद्धार किया। ठीक है, जो काठियावाड़ में अर्ध सुदर्शन झील है, आधा सूख गया था, उसका इन्होंने फिर से उसे निर्मित किया। और ये कहाँ पर है? ये है काठियावाड़ में। उसके बाद देखिए रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख
गिरनार अभिलेख। तो सबसे लंबा अभिलेख का क्या नाम है? गिरनार अभिलेख जारी किया किसने? रुद्रदामन, जो संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचे जाते थे, लेकिन जो सबसे बड़ा अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख था। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। कि उसके बाद आता है कुषाण। पल्लव का ज़्यादा जिक्र इतिहास में नहीं है और उन्होंने भारत पे ज़्यादा अपने प्रभाव नहीं जमा पाए, इसलिए पल्लव को मैं यहाँ स्किप करता हूँ। आ जाते हैं कुषाण में। कुषाण के बारे में जान लेते हैं, उसी क्रम में जिन्होंने भारत में आक्रमण किए थे। ये पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें यूची एवं तोखरी भी कहते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बढ़ गया था, जिनमें से एक कुषाण थे। इसी कुल में से एक कुषाण थे। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक जो थे वह थे कटफिसेस या कुजुल कटफिसेस। इसका वंश सबसे प्रतापी राजा और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी कहाँ थी? पेशावर या पुरुषपुर। कुषाणों का द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। तो कुषाण के बारे में आपको काफ़ी जानकारी होगी और मैंने यहाँ भी हाईलाइट कर रखा है, तो आप एक बार इसे देख ले। काफ़ी आपको यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लाइन को पढ़कर अपने आप से बनाने की कोशिश करें। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। तो कनिष्क ने भी एक संवत चलाया 78 ईसा पूर्व में, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत सरकार प्रयोग में लाया जाता है, जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। देखिए, उसके बाद आते हैं अगला लाइन। कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। देखिए, बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ था, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो कनिष्क जो था बौद्ध धर्म का महायान का अनुयायी था। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। कनिष्क का राजवेद या आयुर्वेद जो विख्यात विद्वान थे उसका नाम था चरक। उनका नाम था चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। उनके भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन की सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। एक कनिष्क की जो मृत्यु हुई थी वो 102 ईस्वी में हुई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? रेशम बनाने का नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण था और तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। अब आते हैं अगला जो टॉप लाइन है वो है गुप्त साम्राज्य से। देखिए, गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत प्रयोग के निकट कौशाम्बी में हुआ था और गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, जो 240 से 280 ईसा पूर्व तक था। देखिए, गुप्त वंश का के बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ श्रीगुप्त, जो घटोत्कच। देखिए, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच जो 280 से 320 ईसा पूर्व में हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, यह 320 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसे महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसने कौन सी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम, जो 320 ईसा पूर्व में गद्दी में बैठा और इसने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
गुप्त संवत 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जिसे हम भारत का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रस्तुति लेख की रचना की थी। यह समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का। और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ये कैसे पता चलता है? ऐसा अनुमान लगाता है कि इसके सिक्कों में जो है इनका चित्र वीणा बजाते हुए देखा गया है, और इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये संगीत प्रेमी है। समुद्रगुप्त ने विक्रमक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है और इसने विक्रमक की उपाधि धारण की। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बुद्ध यात्री फायान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। देखिए, चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ, 415 से 454 ईस्वी पूर्व तक हुआ, और नालंदा विश्व की स्थापना कराया था कुमारगुप्त ने ही। देखिए, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। और अंतिम गुप्त शासन जो है, गुप्त वंश का अंतिम जो गुप्त शासक था वो था भानुगुप्त। उसके बाद आते हैं, देखिए, पुलिस विभाग जो मुख्य अधिकारी होता था दंडपाशक कहलाता था। जो पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे दंडपाशक कहते थे, क्योंकि वो ही जो है दोषी को दंड देने का काम करते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। देखिए, भूराजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। गुप्त राजाओं ने सबसे सर्वाधिक कौन सी मुद्राएं जारी की? स्वर्ण मुद्राएं जारी की। अब देखिए, देखते हैं, बिंदु जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी पूर्व में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। तो पहली बार किसी के सत्य होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। और अजंता में निर्मित कुल 19 गुफाएं थे अभी, लेकिन वर्तमान में कुल 6 ही शेष है। ठीक है, गुफा की संख्या कितनी थी? 17 थी। चित्र को चित्रकला कहा गया है। और गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास था। चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृति के संसार सबसे अधिक ग्रंथ माना जाता है, प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका जो स्थान था वो दूसरा था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने? आर्यभट्ट ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान इस प्रकार हैं: आर्यभट्ट, ब्राह्मण, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त आदि। अब आते देखिए, नेक्स्ट लाइन जो है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते थे। कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां था जिसके कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता था। ओके फ्रेंड, तो ये वीडियो जो है पार्ट 5 का यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल्स में नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।